देखिए बच्चों, आज के पीरियड में करंट अफेयर में तो लास्ट पीरियड में जैसे मैंने बताया था कि जो 5 जगह चुनाव हुए थे अभी 2021 में, जिसमें से 4 राज्य थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो उनमें से हमने पढ़ लिया है पश्चिम बंगाल के बारे में, वेस्ट बंगाल के बारे में और तमिलनाडु के बारे में और केरल के बारे में। तो अब नंबर आता है असोम, जिसे हम असम कह देते हैं। अब क्या बोलते हैं? असोम। तो हैंड डाल लीजिए, असम विधानसभा चुनाव, असोम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। असोम विधानसभा चुनाव। यहाँ से जो मेन में हेडिंग है वो लिखिएगा, समझिएगा, सुनते रहिएगा। पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से इम्पोर्टेंट, जैसे हर बार बताता हूँ कि इसकी जो विधानसभा सीटें हैं टोटल कितनी है। तो ये है 126। असम में जो टोटल सीट्स हैं कितनी है? 126 है। सुनते रहो, समझते रहो, ध्यान से देखते रहो। जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, ये तो आप जानते ही हो ना, हर एक राज्य में क्या होती है? विधानसभा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। और वहाँ के जब चुनाव होते हैं तो जो वहाँ पे जीतेगा, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विधायक, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इतना तो हम जानते हैं कि जितने भी राज्य हैं, अब राज्य हैं 28 हैं आज की तारीख में भारत में, तो 28 ही विधानसभा होंगी। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें यूटीज कह देते हैं, उनमें से 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके यहाँ भी विधानसभा है, हालांकि वो राज्य नहीं है। एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी। जब हम संविधान पढ़ेंगे या हमें इतना पता है, तो इन दोनों को विशेष दर्जा प्राप्त है। विशेष दर्जा से मतलब राज्य नहीं है, फिर भी इनके अंदर क्या है? विधानसभा है। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। उन 8 में से ये 2 ही नाम ऐसे हैं, कौन कौन से? दिल्ली और पुदुचेरी, जहां विधानसभाएं हैं, जहां लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद। डेट मीन्स वहां पे क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा। ठीक है। अब दिल्ली की हम बात करें तो सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल है। तो दिल्ली में जो विधानसभा की सीट है वो कितनी है? 70 है। 70 सीट है दिल्ली में, जिसके लिए चुनाव होते हैं। ठीक। तो दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि भाई सिर्फ राज्यों में ही होती हैं, तो 2 ऐसे हैं केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य नहीं है, फिर भी क्या है? विधानसभा वहां पे है, जिसे मैंने आपको बता दिया। फिलहाल असम तो एक राज्य ही है। तो इसमें जो टोटल सीट्स हैं बच्चों कितनी है? 126 है। और इसमें लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, एनडीए ने 75 सीटें प्राप्त की। एनडीए वॉन 75 सीट्स। एनडीए ने 75 सीटें प्राप्त की। जबकि विपक्ष को 50 सीटें मिली। एंड द अपोजिशन गॉट 50 सीट्स। जबकि विपक्ष को 50 सीटें मिली। तथा एनडीए ने अपनी सरकार बनाई। एंड एनडीए चूज इट्स गवर्नमेंट, अपनी सरकार बनाई। नेक्स्ट लाइन, असम के मुख्यमंत्री सीएम ऑफ असम, असम के मुख्यमंत्री सीएम ऑफ असम हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा लिख लो केवल, हेमंत बिस्वा बने। जो हेमंत के मुख्यमंत्री बने, हेमंत के मुख्यमंत्री कह रहा हूं, असम के जो मुख्यमंत्री बने वो कौन बने? हेमंत बिस्वा बने। जबकि ये असम के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। 15 सीएम है, 15वें नंबर के मुख्यमंत्री जब से असम बना। नेक्स्ट लाइन, असम के राज्यपाल गवर्नर ऑफ असम, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, जगदीश मुखी
हैं एस जगदीश मुखी। तो ये नाम इसे लिखवाया गया क्योंकि जो सीएम को शपथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है? राज्यपाल ही दिलवाता है। ठीक है, तो ये राज्यपाल है जगदीश मुखी, कहाँ के? असोम के। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एनडीए की जो है फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। प्रजातांत्रिक भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छा वर्ड है जनतांत्रिक। तो जब हम प्रजातंत्र इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा देश को शो करता है, कंट्री को, तो जनतंत्र बोलना चाहिए। हिंदी में क्या बताया मैंने अभी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का है। जो बीजेपी का है, तो बीजेपी जो इसमें मुख्य पार्टी हो गई, और जो अन्य दल हैं कहाँ पे? असोम के अंदर, जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर रखा है, तो सरकार जो है एक तरह से इस गठबंधन की बन गई, तो कह सकते हैं कि बीजेपी की बन गई। जो दूसरा विपक्ष है उसमें कांग्रेस है और भी अन्य सहयोगी दल हैं, जिसे मैंने क्या लिखवाया है? विपक्ष लिखवाया है। तो ये मत समझना कि केवल कांग्रेस को मिली है 50, जो सभी दल उनके साथ हैं विपक्ष में, उन सभी का जो गठबंधन है उसे मिली है 50। तो इस तरह से यहाँ पे सरकार बन गई है बीजेपी की या एनडीए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डालिए पुदुचेरी। पुदुचेरी, इसमें लिखिएगा विधानसभा सीटें 30 हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स आर 30। अभी दिल्ली में कितनी बताई थी? 70, और पुदुचेरी में कितनी है? 30। बस ये दो ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ क्या है? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली है। नेक्स्ट लाइन, एनडीए ने सरकार बनाई। एनडीए फॉर्म द गवर्नमेंट हियर। एनडीए ने सरकार बनाई। नेक्स्ट लाइन, रंगास्वामी नए मुख्यमंत्री बने। रंगास्वामी बिकेम न्यू सीएम। रंगास्वामी नए मुख्यमंत्री बने। ब्रैकेट में लिख देना, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। लिख लिया। तो यहाँ भी एनडीए की सरकार बनी है, जो मैं बता रहा था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसमें बीजेपी है। तो जो बीजेपी के साथ दूसरी पार्टी है कहाँ पे? पुदुचेरी में, तो उसका मैंने नाम लिखवाया ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। उसके मुखिया है कौन? रंगास्वामी। तो इन्हीं को बना दिया गया है सीएम पुदुचेरी के अंदर, और यहाँ भी जीता है कौन? एनडीए यानी कि गठबंधन। तो ये 5 हो गए बच्चों, इसमें बस 2-3 लाइनें लिखवाने की थी, बस ये ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमने पढ़ लिया है तमिलनाडु के बारे में, पढ़ लिया विधानसभा चुनाव, और पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लिया है, और केरल के बारे में पढ़ लिया है, असम के बारे में पढ़ लिया है, और पुदुचेरी। तो 2021 में इन 5 जगह भी विधानसभा चुनाव हुए थे। तो यहाँ से अगर 1-2 क्वेश्चन आएंगे तो मैंने आपको सब डिटेल लिखवा दी, इसका आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट स्टडी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टडी है विद्युत संयंत्रों में बायोमास इन इलेक्ट्रिक प्लांट्स। बायोमास इन इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स। हिंदी में बोला था मैंने, विद्युत संयंत्रों में बायोमास। तो ये जो बायोमास है
ये जो वर्ड है तो इंग्लिश का ही, और ये क्या बता रहा है, बायो मास। मास मतलब क्या होता है, गैदरिंग। तो आपने सुना होगा अक्सर कि ये जो एनसीआर एरिया है, गाजियाबाद, दिल्ली है, एक समय ऐसा आता है, सर्दियों में आने वाला है, कि यहाँ पे जो है क्या आ जाता है, स्मोक आ जाता है ना। स्मोक का मतलब धुआं प्लस फोग। फोग क्या होती है, धुंध, कोहरा, उसमें स्मोक घुस जाता है और लगभग वो इस साइड पे रहता है, तो आंखों में काफ़ी जलन होती है। हर साल का ये काम है। तो जब वो आ जाता है, गवर्नमेंट फिर सोचती है कि भाई ये धुआं कहाँ से आ रहा है, कि जो किसान है वो अपनी पराली को जला रहे हैं, और वहाँ से फिर वो स्मोक निकल के आता है, जो काफ़ी कठिनाई या परेशानी उत्पन्न करता है। तो उसका एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं। तो वो ये हेडिंग है कि इसका जो इस्तेमाल, पराली का जो इस्तेमाल किया जाएगा, उस ईंधन के साथ मिला के किया जाएगा जहाँ बिजली वगैरह बनती है। तो इस तरह से जो पराली है ये भी काम आ जाएगी, और इसका प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, क्योंकि इसे खेतों में नहीं चलाया जाएगा, वहाँ से उठा लिया जाएगा इसे। तो यहाँ 2-3 लाइन मुझे लिखवानी है। इसमें लिखिएगा पहली लाइन में, उत्तर पश्चिम भारत में, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत में, इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, धान की भूसी, पैडी स्ट्रो, धान की भूसी, पैडी स्ट्रो, 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन होती है। इस 30 to 40 मिलियन मीट्रिक टन, 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन होती है। तथा इसे इस्तेमाल करने के बाद, एंड आफ्टर यूजिंग दिस, तथा इसे इस्तेमाल करने के बाद लगभग अप्रोक्स 45,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादित की जा सकेगी। 45,000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड, बिजली उत्पादित की जा सकेगी। नेक्स्ट लाइन, इस मिशन की अवधि, द ड्यूरेशन ऑफ दिस मिशन, इस मिशन की अवधि, द ड्यूरेशन ऑफ दिस मिशन, न्यूनतम 5 वर्ष है, इज मिनिमम 5 years, न्यूनतम 5 वर्ष है। बस इसमें 2-3 लाइन लिखवानी थी। तो बायोमास का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में से यूज किया जाएगा। और जो ये छोटे से आंकड़े दिखाए गए हैं वो बताया गया है 30 से 40 मिलियन मीट्रिक टन, इतनी वहाँ भूसी होती है चावलों की, राइस की, जिसे पैडी स्ट्रो बोलते हैं। और ये अनुमान लगाया गया है कि इसे सही से उपयोग में लाया गया तो कितनी मिलियन बनेगी बिजली, 45,000, 45,000 मिलियन यूनिट बिजली बन सकती है, जिसका सही इस्तेमाल हो सकता है। ठीक, और ये एक मिशन बनाया गया है जिसका भी समय लगेगा, थोड़ा बहुत सब चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, तो 5 साल की समय सीमा रखी गई। नेक्स्ट स्टडी लिखिएगा, नेक्स्ट स्टडी लिखिएगा बच्चों, जैव विविधता, बायोडिवर्सिटी, जैव विविधता, बायोडिवर्सिटी। अभी जैव विविधता हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ी है, लेकिन अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, करंट में। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में सिर्फ आप हम भारत ही कर रहे हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट यानी कि स्थल ऐसे छाटा जाता है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हाल फिलहाल में भी ऐसा हुआ है, इसलिए पॉइंट आ गया है। जैव विविधता का मतलब क्या है, जहाँ पे पौधे, जीव, किसी प्रकार के जीव, उनकी जो जातियाँ, उनकी जो प्रजातियाँ हैं वो संरक्षित रह सके, या कोई नई, जैसे करंट में आया है, करंट में इसलिए आया है कि नई जाति देखने को मिली, तो उसे
जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट का ध्यान उस पर स्थल की तरफ आ जाएगा, और जो जाति विशेष है वो किसी भी चीज़ की हो उसका ध्यान रखा जाएगा, उसे आगे डेवलप किया जाएगा। तो ऐसे जैव विविधता स्थल छांटे जाते हैं, बायोडिवर्सिटी स्पॉट छांटे जाते हैं। इसलिए तो ये हेडिंग है। अब इसमें लिखिएगा, दो चार लाइन लिख लो पहले। जैव विविधता का अधिनियम, एक्ट ऑफ बायोडिवर्सिटी, जैव विविधता का अधिनियम 2002 के अनुसार है, इज अकॉर्डिंग टू 2002, 2002 के अनुसार है, इज अकॉर्डिंग टू 2002, तथा धारा एंड आर्टिकल 37 है, इज 37। नेक्स्ट लाइन, हिंदी में तो धारा लिखो, धारा क्या लिखा है मैंने, 37 है, और इसे बोला मैंने आर्टिकल, आर्टिकल 37। नेक्स्ट में लिखो, 31 मार्च 2021 को, ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग जिले में, इन सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, सिंधुदुर्ग जिले में, अंबोली में, इन अंबोली, AMBOLI, अंबोली में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। बायोडिवर्सिटी हेरिटेज साइट वाज अनाउंस्ड। जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। बायोडिवर्सिटी हेरिटेज साइट वाज अनाउंस्ड। पहले जितना लिखा है इधर आ जाओ बोर्ड में, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी ये काफी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं यहाँ पे। तो जैव विविधता बायोडिवर्सिटी क्या होती है तो मैंने समझा दिया आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में पहले तो मैंने लिखा एक्ट, कि ये कानून है जिसे बोलते हैं 2002 में कानून बना था, तो बायोडिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 बोला जाता है। बायोडिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, 2002 का जैव विविधता नियम, नियम तो नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए अधिनियम, कानून के दायरे में बोलते हैं अधिनियम। तो अब अधिनियम में कोई कानून है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, धाराएं होती हैं। तो उसका नाम याद रखो, कौन सी है, 37। तो जब भी भारत के अंदर किसी स्पोर्ट को देखा जाएगा, उसे प्रिजर्व किया जाएगा, तो वो उसका जो कानूनी दायरा होगा वो ये होगा 2002 के अनुसार 37 धारा या आर्टिकल के अनुसार वो होगा काम, ठीक। अब हाल फिलहाल में फिर एक डेट लिखवाई गई, कौन सी डेट है, 31 मार्च 2021 को, कुछ महीनों पहले। बात है किस राज्य की, महाराष्ट्र राज्य की। अभी तो राज्य का नाम आ गया, अब इसके अंदर जिला, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, सिंधुदुर्ग, सिंधुदुर्ग जिला हो गया। अब इसके अंदर कौन सा स्थान, अंबोली। तो इस स्थान को क्या बना दिया गया है, बायोडिवर्सिटी हेरिटेज साइट बना दिया, जैव विविधता विरासत स्थल बना दिया। अब क्यों बनाया वो आगे की बात है, अभी तो जो लिखवाया मैंने लिखवाया, ठीक है। आगे लिखिए, यहां पर हेयर मीठे जल में रहने वाली एक नई मछली का पता चला है। ए न्यू फिश ऑफ फ्रेश वाटर हैज बीन फाउंड। मीठे जल में रहने वाली एक नई मछली का पता चला है। इसका नाम, इट्स नेम सिचुएरा, स्पेलिंग लिख लेना देखिए, SCHISTURA, सिचुएरा इंग्लिश का शब्द है।
इसका नाम सिचुएरा हिरण्यकेशी है। HIRANYAKESHI, ये पूरा नाम है इस मछली का, जो नई जाति की पाई गई है, न्यू स्पीसीज की, सिचुएरा हिरण्यकेशी। ठीक है जी। ये जो मछली मिली है ये मीठे जल में, यानी कि एक तो क्या होता है, सोल्टी होता है, खारा पानी, ये बिल्कुल मीठे जल में मिली है और नई जाति है, बिल्कुल नई जाति। तो जैसे इसे मिली है नई जाति, तो वही मैं बताया कि बायोडिवर्सिटी स्थल घोषित कर दिया गया है, इस कारण, ये कारण। अब ये तो है उस मछली का नाम, तो ये क्या है, हिरण्यकेशी। तो ये जो इस स्थान पे यानी कि अंबोली के पास एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है हिरण्यकेशी, जहाँ ये मिली है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, सिचुएरा हिरण्यकेशी हो गया। मछली का नाम तो वैसे यही है बस। ठीक, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखिएगा महाराष्ट्र में, इन महाराष्ट्र यह 5वां विरासत स्थल है। दिस इज 5th हेरिटेज साइट या हेरिटेज प्लेस। यह 5वां विरासत स्थल है। इससे पहले बिफोर दिस देखिएगा नंबर 1, गिलोरी ऑफ अल्लापल्ली, गिलोरी GLORY, गिलोरी ऑफ अल्लापल्ली, गिलोरी ऑफ अल्लापल्ली, ब्रैकेट में गढ़चिरौली जिला, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, स्पेलिंग बना के लिख लो, गढ़चिरौली जिला, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट, ब्रैकेट बंद। नंबर 2, गणेश खिंड, हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे, सब ऐसे लिखना पड़ेगा, सब नाम है, गणेश खिंड, ब्रैकेट में पुणे, ब्रैकेट में पुणे, नंबर 3, मिरिस्टिका दलदल वनस्पति, हिंदी में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति, मिरिस्टिका MYRISTICA, मिरिस्टिका, हिंदी में मैंने बोला दलदल वनस्पति, इंग्लिश में लिख लो स्वैम्प वेजिटेशन, SWAMP, स्वैम्प वेजिटेशन, स्वैम्प वेजिटेशन, ब्रैकेट में लिखना सिंधुदुर्ग जिला, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, नंबर 4, लैंडोर खोरी पार्क, LANDOR, लैंडोर खोरी, KHORI, खोरी पार्क, लैंडोर खोरी पार्क, ब्रैकेट में जलगांव, ब्रैकेट में जलगांव, देख लिया। तो अभी हाल फिलहाल में ये 5 हेरिटेज साइट छांटी गई हैं, केवल कहाँ, महाराष्ट्र में। तो लेटेस्ट वन तो यही है जिसे मैंने लिखवाया अभी आपको। उससे पहले 4 और मिली है, तो 4 को मैंने नाम लिखवा दिए हैं। ये क्या है, गिलोरी ऑफ अल्लापल्ली, ये सब क्षेत्रों के नाम हैं जहाँ कोई ना कोई पौधे की या किसी चीज़ की जाति मिली है और उसे हेरिटेज साइट बना दिया गया है। अभी कौन से जिले में है, गढ़चिरौली, तो बैम लिखवा दिया गया गढ़चिरौली जिला। दूसरा क्या है, गणेश खिंड, ये कहाँ मिला है, पुणे में। तीसरा है मिरिस्टिका स्वैम्प वेजिटेशन, ये कहाँ है, सिंधुदुर्ग।
तो ये भी सिंधु दुर्ग में है, और जो ये भी आई है ये भी सिंधु दुर्ग में ही है। और उसके बाद क्या है, लैंडोर खोरी पार्क, ये कहाँ है, जलगांव। सारे के सारे कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हैंड डालिएगा। टोटल कितनी होंगी? क्या ये वाली? हाँ जी। 5 विकेट नहीं, ऑल इंडिया वो है जो ये ऑल इंडिया तो लगभग ये आंकड़ा मेरे हिसाब से 250 के आसपास है। ये अलग अलग लिस्ट होती हैं, एक तो है जो यूनेस्को देखेगा, एक है जो इंडियन देखेंगे, तो ये अलग अलग लिस्ट है। एक आंकड़ा तो 1000 के पार है, एक आंकड़ा होता है 250 के आर पार, तो देखा जाएगा कौन सा पूछ रहे हो आप। तो 250 में जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें, हाँ सब चीज़ें यूनेस्को के द्वारा है ना जो कम होंगी। उसके बाद नेक्स्ट हैंड डालिए, सुजल, SUJAL, सुजल। अब शब्द तो है हिंदी का ही है, सुजल से समझते ही हो, साफ सुथरा जल, सुजल। अब ये क्या है, इसमें 2-3 लाइन लिखेगा पहले, सुजल। इसमें लिखेगा जुलाई 2021 में, इन जुलाई 2021 ओडिशा के पुरी में, इन पुरी ऑफ ओडिशा, ओडिशा के पुरी में नल से पीने का पानी मिशन शुरू किया गया है। ए मिशन फॉर टैप ड्रिंकिंग वाटर वाज स्टार्टेड। नल से पीने के पानी का मिशन शुरू किया गया है। ब्रैकेट में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, CM नवीन पटनायक, ब्रैकेट बंद। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ब्रैकेट बंद। इसी आड़े में नेक्स्ट लाइन में, पुरी भारत का पहला शहर हो गया है। पुरी बिकेम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया। पुरी भारत का पहला शहर हो गया है। पुरी बिकेम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया, जहां वेयर 24 घंटे जल प्राप्त होगा। वेयर वाटर विल बी सप्लाइड फॉर 24 आवर्स, जहां जल यानी कि पानी 24 घंटे की आपूर्ति रहेगी। देखिए, अब जरा ऐसे देखिए इधर, नाम क्या है, सुजल। कोई फुल फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं, कोई हिंदी का शब्द है, उसे इंग्लिश में लिखा गया है सुजल योजना, सुजल मिशन। कहीं भी अगर आप ऐसा पढ़ो तो ये क्या बताया गया है। बात है जुलाई 2021 की, हालांकि डेट भी है इसकी, लेकिन डेट दिखाई नहीं गई, डेट की कोई जरूरत नहीं है। जुलाई 2021 में ये बात है उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य में आप जानते ही हैं एक शहर है पुरी, तो वहाँ के जो CM है कौन है, नवीन पटनायक है। और पुरी में क्या किया गया है, तो सुनने में तो बड़ा एक साधारण सा काम लगा कि भाई 24 घंटे क्या जल मिलेगा, लेकिन वो जल कैसे मिलेगा, टैप के द्वारा। तो पूरे भारत में ऐसा नहीं है, ऐसा जो है जो विश्व स्तरीय शहर है, जैसे सिंगापुर है, लंदन है, वहाँ पे ऐसी सुविधा उपलब्ध है। पूरे भारत में पहला शहर बना है ऐसा। जैसे हम लोग भी आप रह रहे हैं, तो टोटी का जो पानी है 24 घंटे नहीं है, और अगर है तो उसमें गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। मतलब पानी भरा हुआ है 10 दिन का, तो हो सकता है आज भी सप्लाई हो रहा होगी, ऐसा भी संभव है। कीड़े भी निकल जाते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो ये क्वालिटी वाइज काम है कि 24 घंटे टैप के द्वारा, मतलब क्या बोलना चाहिए, नल के द्वारा जो पेयजल है उसकी आपूर्ति की जाएगी 24 घंटे।
ठीक है, तो ये भारत का ऐसा पहला शहरी बना है, नाम है पुरी इन उड़ीसा। और उदाहरण मैंने दिए सिंगापुर, लंदन, वहाँ ऐसी व्यवस्था है, बाकी भारत में भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो ये जिस योजना के अंतर्गत किया गया है उस योजना या मिशन का नाम है बच्चों, स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, धीरे धीरे और भी आगे मामला बढ़ेगा। तो ये इसमें कुछ लिखवाने लायक बात थी, 2-3 जो मैंने बता दी, बाकी बात तो बहुत बड़ी बड़ी है कि क्यों सुजल योजना है, इसका उपयोग क्यों स्टार्ट किया गया, पहले भी था पानी तो अब क्यों है, तो और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। क्योंकि जो आजकल आप देख रहे हैं कल्चर बढ़ता जा रहा है, पानी जो है कहाँ है, बोतल में है, और आप कहीं भी जाओगे एनसीआर एरिया में कहीं भी वो इजीली आपको मिल जाता है, 20 रुपये के आसपास मिल जाता है शायद। तो यूज एंड थ्रो मामला है, पानी पी लिया और बोतल फेंक दी सड़क पर, तो उससे वो क्या हो रहा है, प्लास्टिक कचरा ही तो जमा होता जा रहा है। तो उसको भी अवॉइड करने के लिए काम किया गया है कि जब पानी के संसाधन अवेलेबल रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें खत्म तो नहीं हो सकती पर कम जरूर होगी। ये भी गवर्नमेंट की एक थिंकिंग है, ठीक। बाकी आने वाली चीज़ ये जो मैंने वो कर दिया, सीधा क्वेश्चन यही आएगा, सुजल योजना क्या है, नीचे 4 ऑप्शन। अब वहाँ पे तो पता चल रहा है कि जल से संबंधित है, तो वहाँ ऐसे तो पूछेंगे नहीं कि वन से संबंधित है, जल से संबंधित। वहाँ तो कोई एक बात पूछी जाएगी, भाई कहाँ हुआ है, तो पूरी उड़ीसा में हुआ, और ऐसे ऐसे वो जो मैंने बताया। नेक्स्ट लिखिएगा, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, नेशनल रेयर डिसीज पॉलिसी, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, इंग्लिश में मैंने क्या बोला, नेशनल रेयर रेयर डिसीज पॉलिसी। ये सब 2021 की लिखाई जा रही है, आपको जितनी मुख्य खबरें हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एक फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी, पहले शॉर्ट फॉर्म फिर फुल फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म है NPTRD, NPTRD। अब इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज। तो ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। एन से क्या बन गया, नेशनल बन गया, पी से बन गया पॉलिसी, और टी से क्या बन गया, ट्रीटमेंट, और आर से बताया था अभी रेयर, और डी से डिसीज। अब यहाँ हम बार बार एक शब्द सुन रहे हैं रेयर, जिसे हिंदी में क्या बोला गया, दुर्लभ। तो हिंदी की भी आपको जानकारी है, इंग्लिश की भी आपको जानकारी है। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो मुश्किल से ही मिले, है ना। दुर्लभ वस्तुएं जैसे हीरे वगैरह, डायमंड वगैरह आ गए कि क्या है, दुर्लभ वस्तुएं। कहीं खुदाई शुरू करी तो आराम से खनिज तो मिल गए, लेकिन हीरा तो हर जगह नहीं मिलता, तो वो क्या है, दुर्लभ है। अब इंग्लिश में क्या लिखवाया, रेयर। रेयर मतलब होता है जो बहुत कम हो, जो बहुत कम, ये तो इसकी मीनिंग हो गई। अब ये दुर्लभ बीमारी क्या हुई भाई, ये तो बात समझ में नहीं आ रही, दुर्लभ रोग क्या है। तो अगर मैं इसकी मीनिंग को इससे जोड़ना चाहूँ तो समझ में आ रही है बात कि जो ऐसी बीमारी है, एक ऐसी डिसीज जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। मान लिया हजारों लोगों में किसी का दुख के कोई बीमारी है, तो मुझे क्या कहना चाहिए, उसे रेयर डिसीज कहना चाहिए, दुर्लभ रोग कहना चाहिए, जो मुश्किल से ही मिलता हो, ठीक। अब यहाँ ये क्या नीति बनाई गई है, इसके बारे में लिखिए 1-2 लाइन में। WHO के अनुसार, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार यदि प्रति 1000 लोगों में, इफ फॉर पर
1000 पीपल, यदि प्रति 1000 लोगों में कोई एक या इससे कम बीमार हो, इफ वन और लेस देन वन इज डिसीज्ड, कोई एक या इससे कम बीमार हो, तब यह दुर्लभ बीमारी है। देन दिस इज रेयर डिसीज, तब यह दुर्लभ बीमारी है। नेक्स्ट लाइन, ये रोग, दिस डिसीज, तीन समूह में बांटे गए हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ग्रुप्स। नेक्स्ट लाइन नंबर 1, एक बार उपचार वाले, फॉर वन टाइम रेमेडी, एक बार उपचार वाले फॉर वन टाइम रेमेडी। नंबर 2, आजीवन उपचार वाले फॉर लाइफ टाइम रेमेडी। नंबर 3, उपचार की लागत बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ रेमेडी इज टू मच एक्सपेंसिव, उपचार की लागत बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट लाइन, केंद्र सरकार के द्वारा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट समूह 1 के लिए फॉर ग्रुप 1 रैन के अनुसार, बाय रैन, RAN, अब लिखते रहो रैन, RAN, रैन के अनुसार 20 लाख रुपए की मदद मिलेगी। फाइनेंशियल एड ऑफ 20 लाख रुपीज विल बी प्रोवाइडेड, 20 लाख रुपए की मदद मिलेगी। ब्रैकेट में लगभग 40% जनसंख्या, अप्रोक्स 40% पॉपुलेशन। नेक्स्ट लाइन, एक शॉर्ट फॉर्म लिखिए फिर, NRRD, और इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिसीज। नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिसीजेज। नेक्स्ट लाइन, भारत में, इन इंडिया, लगभग 8000 दुर्लभ बीमारियां हैं, अप्रोक्स 8000 रेयर डिसीजेज आर देयर। नेक्स्ट लाइन, फरवरी महीने के अंतिम दिन, लास्ट डेट ऑफ फरवरी मंथ, फरवरी महीने के अंतिम दिन अंतरराष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल रेयर डिसीज डे इज सेलिब्रेटेड। अंतरराष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है,
इंटरनेशनल रेयर डिसीज डे is celebrated? नेक्स्ट लाइन, 28 फरवरी 2021 को ऑन 28 Feb 2021, 28 फरवरी 2021 को यह 14वां दिवस था। दिस वाज 14th डे, यह 14वां दिवस था। जबकि पहला वाइल फर्स्ट 2008 में मनाया गया था। फर्स्ट वाज सेलिब्रेटेड इन 2008, जबकि पहला 2008 में मनाया गया था। देख लिया? देखिए तो हेडिंग था बच्चों, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति NPT-RD, नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज। तो जैसे मैंने बताया अभी पहले, तो मैंने आपको बताया कि WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जो डिसाइड करता है क्या बीमारी है और क्या नहीं है। तो इसके अनुसार ये परिभाषा है जो मैंने आपको लिखवाई है कि कोई पूछे कि दुर्लभ रोग या रेयर डिसीज की डेफिनेशन क्या है, तो उन्होंने कहा है कि अगर 1000 लोगों में कोई बीमारी एक ही व्यक्ति को हो या उससे भी कम हो, तब हम कह सकते हैं कि वो बीमारी दुर्लभ है। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। उसके बाद फिर ही आया इंडिया के हिसाब से, ये शॉर्ट फॉर्म आई NRRD, तो नेशनल रजिस्ट्री फॉर रेयर डिसीज। तो साफ साफ चल रहा है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्ट्री तैयार की जा रही है, रजिस्टर तैयार किया जा रहा है रेयर डिसीज को व्याख्यान करने के लिए या सूचीबद्ध करने के लिए। और एक आंकड़े के अनुसार ये बताया गया कि लगभग 8000 बीमारियां भारत के अंदर है। उसमें आपने एक नाम सुना होगा, बीमारियों के नाम तो बहुत सारे हैं, बाकी नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया तो ये भी इसमें ही आता है दुर्लभ बीमारी में, और हालांकि बहुत ही कम है। जैसे मैंने बताया कि पढ़ क्या रहे हैं, दुर्लभ बीमारी पढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय था कि जब बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लिया आप समझो कि पीलिया है, तो पीलिया एक समय में बहुत अपने चरम बिंदु पर था। फिर धीरे धीरे हमारा देश जो है पोलियो मुक्त घोषित किया गया, मतलब कोई भी केस आना बंद हो गया। तब धीरे धीरे फिर वो कहाँ जाएगा, रेयर डिसीज में। हो सकता है कि भाई अब तो ये खत्म ही हो चुका है, इसका तो पूरी तरह उन्मूलन हो चुका है, लेकिन खत्म होने से पहले कोई चीज़ ऐसा है ना कि भाई 1000 में कोई एक ही मिल रही है, तो तब तक भी वो बीमारी तो है ही, पूरी तरह से वो हटाई नहीं है। तो इसके लिए रजिस्ट्री बनाई गई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक ही बार लिखवाई हैं। इन बीमारियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली कैटेगरी वो है जिन्हें बस 1 टाइम ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा और ठीक हो जाएगी, कोई इंजेक्शन हो, कोई वैक्सीन हो, 1 टाइम। ठीक, दूसरा क्या है, आजीवन, लॉन्ग टाइम भी कह सकते हो आप, या आजीवन, मतलब आजीवन तक आपको कहीं ना कहीं वैक्सीन लेनी पड़ेगी उसकी, फिर उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, फिर आपको वैक्सीन लेनी पड़ेगी, फिर सिम्टम्स आ जाएंगे, वो पूरी तरह से खत्म होने वाली नहीं। और तीसरा कि उसका इलाज तो निश्चित है कि भाई 1 साल में हो जाएगा या 2 साल में हो जाएगा, लेकिन महंगा बहुत है। तो इस तरह से इन बीमारियों को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पहली कैटेगरी है उसके लिए वित्तीय सहायता देनी शुरू की है, कितनी, 20 लाख रुपए, जो लगभग भारत की 40% जनसंख्या को कवर करेगी। एक मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखवाई थी, मैं कहता भी लिख लो, अभी बाद में बताता हूँ। कौन सी शॉर्ट फॉर्म थी वो, कौन सी, रैन। तो अभी जो रैन है ये हिंदी की ही है, तो अगर मान मैं बात करूँ कि क्या है, तो ये होगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि। हिंदी में लिख लो, मतलब इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में है, हिंदी के शब्द, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, NIDHI, ये है रैन। तो ये जो 20 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे वो इस निधि के द्वारा किए जाएंगे, इस स्कीम के द्वारा कह लो या इस निधि के द्वारा कह लो। निधि के मायने क्या होते हैं वैसे, फंड। निधि को क्या कहते हैं, फंड, एक तरह से समूह, कोष। और आरोग्य तो समझते ही हो, जितने भी रोग हैं उनका निदान करने के लिए क्या होता है, आरोग्य केंद्र बनाए जाते हैं।
तो ये है बच्चों RAN रैन। और मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कौन सी बीमारी का, हीमोफीलिया। ठीक है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आती हैं। और भी बीमारियां हैं, उनके नाम लिखवाना कोई ज़्यादा सही नहीं है। कौन सी? नहीं, ये वो सेकंड नंबर पे है। और जी हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है फरवरी के अंतिम दिन। अब फरवरी का अंतिम दिन या तो 29 फरवरी को होगा या 28 फरवरी को होगा, जो भी होगा उस दिन अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है, ताकि पूरे वर्ल्ड में अवेयरनेस रहे। और इस बार जो मनाया गया था 2021 में कौन सा नंबर मनाया था? 14 नंबर का। और ये शुरू कब हुआ था? 2008। ठीक है, एक हेडिंग लिखते हैं, युवा प्रधानमंत्री योजना। युवा प्राइम मिनिस्टर योजना। हिंदी में भी वैसे ऐसे लिखना चाहिए, इंग्लिश में भी ऐसे, युवा YUVA, युवा PM स्कीम या योजना, जो भी आप लिखना चाहो। अब युवा, ये तो हेडिंग आ गया हमारा YUVA। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, तो जरूर इसकी फुल फॉर्म होगी कोई ना कोई। ठीक है, युवा, तो पहले तो फुल फॉर्म लिखिए। वाई से तो बनेगा यंग, यू से है अपकमिंग, वी से है वर्सटाइल, VERSATILE, वर्सटाइल। और ए से है ऑथर्स, AUTHORS, ऑथर्स। तो क्या लिखवाया गया? यंग, अपकमिंग, वर्सटाइल, ऑथर्स। ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब यहां से पता चल गया कि ये जो योजना है किसके लिए है? ऑथर्स के लिए। ऑथर्स क्या होते हैं? लेखक। लेखकों को एनकरेजिंग किया जाएगा इस योजना के द्वारा। खैर, तो अपकमिंग समझते ही हो, आने वाले। और वर्सटाइल क्या होते हैं? बहुमुखी, जिन्हें बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, एक एक समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, उन्हें वर्सटाइल कह देते हैं। हिंदी में बहुमुखी कह देते हैं। ये तो हो गए बच्चों की फुल फॉर्म। आगे लिखिएगा। 29 मई 2021 को, इसकी डेट भी लिखो, ऑन 29 मई 2021, 29 मई 2021 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, बाय एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑथर्स वुड बी ट्रेंड, लेखकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ब्रैकेट में आयु 30 वर्ष से कम, एज लेस देन 30 इयर्स, आयु 30 वर्ष से कम, ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट लाइन, यह योजना, दिस योजना इंडिया एट द रेट ऑफ 75 का अंग है, इज ए पार्ट ऑफ इंडिया एट द रेट ऑफ 75। देख लिया? बस इसमें 2-3 लाइनें काफी हैं, इधर देख लीजिए। तो हेडिंग क्या था बच्चों? युवा था, यंग, अपकमिंग, वर्सटाइल, ऑथर्स। एज ग्रुप रख दिया गया 30 साल से कम। तो अगर 30 साल से ज़्यादा रख देंगे तो फिर ये वर्ड बेकार हो जाएगा। यंग है, अपकमिंग है, तो जो यंग है, अपकमिंग टैलेंट है उसके लिए। जो 30 साल से ज़्यादा है वो तो खुद ही मैच्योर है, तो वो तो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र में एक तरह से यूथ को बढ़ावा दिया जाएगा
कि अगर मान लो कोई लिख सकता है तो वो लिखे। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा और एक योजना शुरू की गई है डेट्स कॉल यू। डेट क्या है 29 मई 2021 और शिक्षा मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का एजुकेशन मिनिस्ट्री उसके अंडर में योजना काम करेगी। ठीक। और लास्ट में मैंने लिखवाया कि ये जो योजना है ये अंग है, किसका अंग है, इंडिया @75। तो आज तो इस पीरियड का समय हो चुका है पूरा। अब अगले पीरियड में जो ये लिखवाऊंगा काफ़ी बड़ा है, ये भी बाकी थोड़ा सा बता देता हूँ। अब चल रहा है 2021, तो अगले साल 2022 में जब 15 अगस्त होगा तो हमारी आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था 15 अगस्त 1947 को और अगला है 2022, तो 17 और 5 22, समझ रहे मेरी बात, 7 47, तो पूरे 75 साल हो जाएंगे। तो इसमें क्या किया गया है कि अगले साल की जो 15 अगस्त है उससे पहले 75 सप्ताह पहले, यानी कि शुरू हो चुका है 75 सप्ताह पहले, जितने भी हमारे अनसंग हीरोज हैं, अनसंग हीरोज मतलब जो आज़ादी के लिए लड़े लेकिन उनका कोई नाम भी नहीं जानता, डेट्स कॉल्ड अनसंग हीरोज, उनके बारे में बताया जाएगा। उनकी एग्जीबिशन होगी, ट्रेन यात्रा निकाली जाएंगी, प्रदर्शनी वगैरह होंगी, ताकि हमें जिनके द्वारा आज़ादी मिली है, जिनका नाम हम भुलाए बैठे हैं, वो हमें रिकॉल हों। तो इस मिशन को या इस योजना को क्या कहा गया है, इंडिया @75। तो थोड़ा सा काफ़ी बड़ा है, ये नेक्स्ट पीरियड में होगा। बाकी ये योजना भी इसी का अंग है, पार्ट। ठीक, इतना ही।